चलिए इस वीडियो को देखते हैं हम। धातु अधातु तत्व एवं पदार्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। धातु अधातु और पदार्थ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक को इस वीडियो के साथ में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले धातु अधातु में अंतर देखते हैं और उप धातु में भी अंतर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये हम जानते हैं कि धातु जो होता है आमतौर पे ठोस होता है, लेकिन अधातुएं तीन अवस्थाएं में होती है। ठोस भी होती है और द्रव भी होती है और वायु भी होती है, यानी गैस भी होती है। तो ये तीन अवस्थाएं में होती है अधातुएं, लेकिन धातु सिर्फ और सिर्फ ठोस होते हैं। अपवाद में जो है पारा हो गया, गैलियम हो गया, ये दोनों जो तत्व हैं ये आपके जो पारा है वो आपका लिक्विड में भी आ जाता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है द्रव के रूप में भी आ जाता है। गैलियम भी आपका द्रव के रूप में आता है। इस तरह से हम इसको इन दोनों के अंतर को समझते हुए याद रखेंगे काफ़ी दिनों तक। धातुएं भारी होती है, लेकिन आमतौर पे अधातुएं जो होती है वो हल्की होती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा सोडियम। जो इसमें अपवाद में देख लीजिए, सोडियम होती है जो, और पोटेशियम होती है, मैग्नीशियम जो होती है वो काफ़ी हल्की होती है। अपवाद में इसे रखा गया है। कुछ कुछ गैसें जो होती है, ठीक है, कुछ कुछ तत्व जो होती हैं ये कठोर होते हैं और गैर भंगुर होते हैं। ये कठोर को ही कहा जाता है, गैर भंगुर के कारण में कठोर हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे में ठोस अधातु भी कठोर होते हैं, लेकिन यह सुगम होते हैं। सुगम मतलब मुलायम, नरम को कहा जाता है, ठीक है। इसमें अपवाद में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये तीन अंतर था। देखते हैं दोबारा। धातु आमतौर पर ठोस होते हैं, लेकिन यह तीन अवस्था में होती है। धातुएं जो होती है वो भारी होती है, लेकिन आमतौर पे अधातुएं जो हैं वो हल्का होती है, ठीक है। और कठोर होती है धातुएं और गैर भंगुर भी होती है। अपवाद में कुछ कुछ हैं वो देख लेंगे आप। तो वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही होगी, तभी आप बने हुए हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए सिर्फ लाइक के तौर पे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, उपधातु। तो उपधातु को देखते हैं। वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं, मेटलॉइड कहलाते हैं, ठीक है। अब उपधातु वाले क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। 7 टोटल प्राय उपधातु होते हैं, जिनका नाम यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। उनके रासायनिक सूत्र भी दिए गए हैं, वो आपको बारी बारी से बताते चल रहे हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसेर्निक, ठीक है, और एंटीमनी, टेलरियम और पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम सबसे जो है, आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी खोज जो है पोलोनियम का आपको किया था मैडम क्यूरी ने, और यह सबसे समस्थानिक वाला जो है सबसे अधिक समस्थानिक वाला एक तत्व होता है, ठीक है। और उपधातु की संख्या आप लोगों ने देखा अभी, एंटीमनी, टेरिलियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, ये सब जो है आपका सातों का सातों जो है उपधातु है। आपका इसका नाम याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों में आपको परेशानी ना हो। जैसे एग्ज़ाम में पूछता कैसे है, तो आपका 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो होगा उपधातु देगा और एक जो ऑप्शन होगा आपको धातु दे सकता है, अधातु दे सकता है। तो वहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं, इसलिए सातों नामों को याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट में हमारा प्रश्न शुरुआत हो गया। प्रश्नों का उत्तर आप लोग सामने है, और सबसे पहला प्रश्न है कि तत्वों में भय की धातु किसे कहा जाता है। तो प्लूटोनियम को कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। प्लूटोनियम का ऐसे में आपको बात करें कि यह जहरीला पदार्थ है और इसका रासायनिक सूत्र Pu होता है। क्या होता है? Pu होता है, ठीक है ना। दूसरा है हमारा आपका तत्वों में आशा की धातु किसे कहते हैं। आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। यूरेनियम आप लोग को मालूम है, यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा धरती का जीवन जो है, यानी कि समय वर्ष कितने वर्ष तक पृथ्वी जीवित रहेंगे उसका वो पता लगाता है यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम वही है और यह एक आशा की धातु कहलाती है। और यूरेनियम का जो रासायनिक सूत्र होती है यू होता है। ऐसे में भारत में यूरेनियम का खोज सबसे पहले 2006 को हुआ, और वो भी आपको जादूगोड़ा में, जो कि झारखंड में अवस्थित है। और जादूगोड़ा के बाद में आप लोग झारखंड से ही शिवभूमि जो है यह यूरेनियम के लिए भी प्रसिद्ध है।
और एक नालगोंडा आंध्र प्रदेश में है। नालगोंडा नाम आप लिख सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। नालगोंडा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तीसरे पॉइंट में है हमारा सबसे कि तत्वों का सबसे भारी धातु कौन सा है। तत्वों में सबसे भारी धातु कौन सा है, तो वो है ओसोमियम। ओसोमियम जो है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है OS होता है और यह सबसे भारी धातु है आपका धातुओं में यानी तत्वों में। और सबसे भारी तत्व कौन सा है, अगर आपका पूछेगा तत्वों में भारी धातु कौन सा है तो ओसोमियम। अगर पूछेगा कि भारी सबसे भारी तत्व कौन सा है तो यूरेनियम। तो तत्व पूछेगा तो यूरेनियम कहिएगा, और अगर आपसे भारी धातु पूछेगा तो ओसोमियम कहिएगा। यूरेनियम का अभी अब मैंने बताया, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यू होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वो है लिथियम। आप लोग को इसका हम रासायनिक सूत्र बता चुके हैं, Li होता है, ठीक है। सबसे हल्की पदार्थ कौन सी है, पदार्थ अगर पूछता है हल्की तो एरोजेल। कौन सी होती है, एरोजेल होती है, ठीक है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे हल्की पदार्थ एरोजेल, सबसे हल्की धातु तो लिथियम। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे अधिक कठोर पदार्थ जो है हीरा होता है। हीरा एक जहरीली पदार्थ है और इसकी गलनांक जो है वो 5000 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी कि गलना शुरुआत होता है, ठीक है, और गल जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनियम है। इसका भी आपको गलनांक होता है वो याद रखना है आपको, लगभग यह 1800 होता है, यानी कि आपका 1768 डिग्री सेल्सियस पे इसका गलनांक होगा, ठीक है। और सबसे अधिक अस्थाई तत्व कौन सा है, अस्थाई तत्व सीसा होता है, और सीसा को संचायित बैटरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। संचायित बैटरी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सीसा का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका Pb, ये पहले से मालूम है आपको। और एक अस्थाई तत्व है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए ध्यान से। सीसा है तो सीसा को अस्थाई रहने दो, या अन्यथा क्या होगा, पैरों में या हाथों में चुभ सकता है, ठीक है ना। ऐसे में याद रख सकते हैं, ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे। आवारा तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, ये मालूम है आपको। अब सूरज की प्रकाश में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उसके बाद हीलियम पाए जाते हैं। तो इस सूरज से आने वाली प्रकाश और हाइड्रोजन को देखिएगा भविष्य का ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। भविष्य के ईंधन के रूप में इसलिए क्योंकि धीरे धीरे लोग जो है यह सोच रहे हैं, या वैज्ञानिक सोच रहा है कि हाइड्रोजन को गैस के रूप में प्रयोग किया जाए या फिर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए। इस कारण से इसे भविष्य का ईंधन और आवारा तत्व भी कहा जाता है, यानी कि यह बहुत डेंजर होता है। ऐसे हाइड्रोजन बम भी बनता है, आप लोग को मालूम है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट। चलिए 10 तक ही रहने देते हैं, इतना ही था धातु अधातु तत्व पदार्थ उपधातु में, इतना ही पॉइंट था। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल जो है थोड़ा सा आप लोगों के सहारे आगे बढ़ सके, ठीक है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा लोगों के पास में जो मेरे वीडियो हैं वो जा सकें। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख तत्वों को, और तत्व के बारे में जानेंगे वो तमाम जानकारी जो कि तत्व से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले इसकी खोज हुई थी 1869 को, यानी आवर्त सारणी की। और आवर्त सारणी को खोजने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम मेंडलीफ था। मेंडलीफ ने खोज की थी। यह एक रसायन शास्त्री था जो कि रूस से संबंध रखता था, यानी कि रूस से था, ठीक है। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट में हमारा दिए रखा है कि वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में तत्वों की संख्या टोटल 118 है, जिसमें से 91 धातु है आपका, और 20 इसमें अधातु है, और उपधातु कितने हैं, तो वो हैं टोटल 7, ठीक है। उपधातु, धातु और अधातु, यह तीनों के डिफरेंस जो है हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अभी आप तत्व पढ़ रहे हैं, इसके बाद में आप लोग धातु अधातु और उपधातु वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे हम कराएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला पेज की ओर चलते हैं।